अच्छा, ये इशू भी है किसी का कि ये सेल्स टैक्स का जो हमारा एरिया रह गया वो कवर हो जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज बॉक्सेस। अच्छा, ये जो भी येलो बॉक्स में है ना, जैसे ये वाला सारा येलो बॉक्स है। सो फॉर कन्वीनियंस ऑफ जो आपने प्रॉब्लम बताया कलर ब्लाइंडनेस वाला, तो उसके लिए मैं फिर यहाँ पे साइड में लिख के दोबारा शेयर कर दूंगा कि इसको जस्ट रीड कर लें। ठीक है जी, तो ये येलो बॉक्स है, इसको बस पढ़ लें आप। जो जस्ट रीड इट है, उससे मेरी कतन ये मुराद नहीं है कि ICAPE टेस्ट नहीं करेगा। इससे मेरी मुराद ये है कि इस मतलब ये थोड़ा सा आपके जहन पे से ना एक बर्डन रिड्यूस करना है कि यार मैंने अब किन किन चीज़ों को याद करना है। इस चीज़ को अगर आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना, तो ये आपको नहीं भूलेगा, ये आपको याद हो जाएगा। सो इसलिए जो येलो बॉक्स में है उसको सिर्फ जस्ट रीड देम, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। जो ग्रीन बॉक्स में चीज़ें हैं वो हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर कवर कर चुके हैं, और जिसको मैंने कुछ भी नहीं किया, यानी बाज टेक्स्ट ऐसे हैं आपके इसमें आ रहे होंगे जिसको मैंने किसी बॉक्स में नहीं डाला हुआ, ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन है कुछ, उसने जिसने भी किताब लिखी है उसने कुछ डिस्क्राइब की हुई है चीज़, ठीक है, तो वो बेशक एक दफ़ा पढ़ लें, ना भी पढ़ें, इग्नोर भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ग्रीन वाली चीज़ें हमारी ये कवर हुई भी हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ जिनको मैंने रेड बॉक्स किया है वो उसको हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों बॉक्सेस ग्रीन है जी, ये हमने स्लाइड्स पे कवर किए हुए हैं सारी की सारी चीज़। अच्छा जी, रेड बॉक्स, इसके अंदर ये पहला डेफिनेशन आ रहा है। डेफिनेशन जो है ये 2-3 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है कि इंपोर्टर कौन होता है। इंपोर्टर इज एनी पर्सन हु इंपोर्ट्स एनी गुड्स इनटू पाकिस्तान। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं, इसमें बस एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो खास तौर पे आपको थोड़ा जहन में रखनी होंगी। सो मैं इसको पढ़ता हूँ ज़रा क्विकली। मैन्युफैक्चरर मीन्स अ पर्सन हु एंगेजेस वेदर एक्सक्लूसिवली और नॉट इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, सिंपल, वेदर नॉट द रॉ मटेरियल ऑफ विच the goods are produced or manufactured are owned by him, and shall include a person who by any process or operation assembles, mixes, cuts, dilutes, bottles, packages, repackages or prepares goods by any other means. So ये जो पहला पॉइंट है ना, ये ज़रा इसको ख़ास तौर पे आपने अपने जहन में रखना है कि ये बेसिकली क्या बताया हुआ है कि ये लोग जो काम करते हैं ना, ये डायरेक्टली किसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस नहीं कर रहे, ये सिर्फ रॉ मटेरियल खरीद करके उसको क्या कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, सिर्फ कटिंग का काम कर रहे हैं, सिर्फ किसी लिक्विड में दूसरा लिक्विड डाइल्यूट कर रहे हैं। और स्पेशली ये जो पैकेजिंग का काम है कि आप रॉ मटेरियल किसी की फिनिश प्रोडक्ट लेते हैं और सिर्फ उसको पैक करके वापस कर देते हैं, तो ये जो स्पेशलाइज्ड पैकिंग है, जैसे टेट्रा पैक, ये जो मिल्क पैक और ऑलपस वगैरह पैक होते हैं, सो अगर वो पैकेजिंग कोई और कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो पैकेजिंग का काम कर रहा है वो भी मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में आएगा सेल्स टैक्स लॉ के हिसाब से। एन असाइनी और ट्रस्टी इन बैंकरप्सी, लिक्विडेटर, एग्जीक्यूटर और क्यूरेटर और एनी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर एंड एनी पर्सन हु डिस्पोजेस ऑफ हिज एसेट्स इन एनी फिड्यूशरी कैपेसिटी। जिस वक्त कोई कंपनी लिक्विडेट हो रही होती है तो उसके लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है कोर्ट की तरफ से, कि ताकि वो मुनसिफाना तरीके से एसेट्स को बेचे और शेयर होल्डर का पैसा उनको वापस करें। तो वो भी अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था और उसके लिए लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ तो वो लिक्विडेटर तस्वर किया जाएगा कि वो मैन्युफैक्चरर ही है। ये सेल्स टैक्स की उसमें लाने के लिए, एम्बिट में लाने के लिए इन चीज़ों को फिर शामिल कर दिया जाता है। एनी पर्सन, फर्म और कंपनी विच ओन्स, होल्ड्स, क्लेम्स और यूजेज एनी पेटेंट, प्रोप्राइटरी और अदर राइट टू गुड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड whether in his or in its name or in his or its behalf, as the case may be, whether or not such person, firm or company such distributes, consigns or otherwise disposes of the goods. अब आपने कोई फार्मूला बना लिया, वो फार्मूला बनाकर आपने किसी लैब को दे दिया या किसी इंडस्ट्री को दे दिया कि जनाब आप इस तरह से अगर डबल रोटी बनाओगे तो वो 10 दिन से ज़्यादा वो ख़राब नहीं होगी, ठीक है। सो ये फार्मूला आपने बना के उसको दिया। जो डबल रोटी बनाने वाला है वो तो मैन्युफैक्चरर है ही है, तो अब कहा जो ये पेटेंट्स बनाकर बेच रहा है ये भी फिर उसी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसने उसको मैन्युफैक्चरर के लिए कुछ टैक्स लॉ की प्रोविजंस थोड़ी सी डिफरेंट है जो कि ज़्यादातर आपके सिलेबस में नहीं है कैप 2 के। डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर के प्रोसेस को थोड़ा सा बताया हुआ है इसके अंदर कि किन किन चीज़ों को मैन्युफैक्चर कहा जाता है। इसको आप पढ़ लेंगे, कोई इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, रिटेलर में भी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इसको पूछ सकता है, 2-4 नंबर का सवाल आ सकता है। अच्छा जी, इसी तरह ये भी रेड बॉक्स है। रिटेल प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स,
ये भी मैंने डिस्कस तो किए हुए क्लास के अंदर जिस वक्त मैं आपके साथ न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात कर रहा था, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे, इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट। रजिस्टर्ड पर्सन को हमने स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस किया हुआ है, दिस इज द ग्रीन बॉक्स। उसके बाद पर्सन की डेफिनेशन कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के इसको याद करेंगे। दिस इज द ग्रीन बॉक्स, इसको हम स्लाइड्स पे कवर कर चुके हैं। एसोसिएट की एक डेफिनेशन दी हुई है, इसमें पॉइंट सिर्फ ये है कि जो एसोसिएट है वो दो पर्सन्स होते हैं। दो कंपनीज भी हो सकती हैं, कंपनी और एओपी भी हो सकता है, इंडिविजुअल और कंपनी भी हो सकता है, जो एक दूसरे के की वजह से अपने डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब उसको कैसे ये डिफाइन किया जाएगा कि मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो आपकी वजह से मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज बताए हुए हैं कि अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म है उसमें पार्टनर है और एक और पार्टनरशिप फर्म है उसमें भी आप पार्टनर हैं, तो कॉमन पार्टनर होने की वजह से हो सकता है वो दोनों पार्टनरशिप बिजनेसेस जो है वो किसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने दूसरे की वजह से। इसी तरह ये कुछ क्राइटेरियाज बताए हैं इसमें, अगेन इसमें भी डिफिकल्ट कुछ नहीं है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हाँ ये एसोसिएट होता है ये नहीं होता, इसको आप पढ़ेंगे एंड आई विल लुक फॉर योर क्वेश्चंस कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो फिर मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ये येलो बॉक्स में एक एक्सरसाइज है, कर लें ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई हम ग्रीन बॉक्स हम कवर कर चुके हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। अच्छा जी, ये खास तौर पे वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन है इसको तो बेशक अभी याद कर लो, इतनी इंपॉर्टेंट है। कॉटेज इंडस्ट्री जैसे मैंने कहा था घरेलू सनत को बोलते हैं, मीन्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न which fulfills each of the following conditions, namely does not have an industrial gas or electricity connection। इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं है इसके पास, यानी गैस बिजली का कनेक्शन तो है लेकिन इंडस्ट्रियल नहीं है। इज लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया, मतलब गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफाई कर दी ये इंडस्ट्रियल एरिया रेजिडेंशियल एरिया, तो ये रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद है ये वाला मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। डज नॉट हैव अ टोटल लेबर फोर्स ऑफ मोर देन 10 वर्कर्स, 10 से ज़्यादा मुलाजिम नहीं रखे हुए। Annual turnover from all supplies does not exceed 10 million rupees. Treatment of supplies by cottage industry. Local supplies of goods made by cottage industry are exempt from sales tax. So ये 6 schedule हमने मैंने जिस वक्त आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहा था मैंने बताया था कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसके लिए दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। सो कॉटेज इंडस्ट्री अगर आप हो तो पहले तो जो मैंने रजिस्ट्रेशन का आपको वीडियो शेयर किया हुआ है उसमें आप देखेंगे जो मैन्युफैक्चरर है अगर वो कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा रखता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है ये जो कॉटेज इंडस्ट्री होता कौन सा पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, ये सेल्स टैक्स लॉ में रजिस्टर्ड नहीं होता। और अगर इसको आप सामान सप्लाई करते हैं, यू आर द वन हियर जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है और वो इसको सामान सप्लाई करता है, तो इसको 17% सेल्स टैक्स चार्ज करेगा और 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज करेगा, क्योंकि उसको क्या ट्रीट करेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन ट्रीट करेगा। और जो कॉटन इंडस्ट्री अपना सामान सप्लाई करेगी वो किधर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 6th स्केड्यूल में, यानी इफ़ यू आर द पर्सन हु इज़ द रजिस्टर्ड पर्सन जो कि सामान खरीद रहा है किससे, किसी कॉटेज इंडस्ट्री से, तो इसके बाद जो सामान आएगा वो कौन सा सप्लाई होगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है। सो इसका जो परचेज है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो इसका मतलब इसका इनपुट टैक्स होगा, इस पर नहीं होगा डेफिनेटली, एग्जेम्प्ट सप्लाई पे तो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा ना। तो अगर आप इस जगह में मौजूद हैं कॉटेज इंडस्ट्री के मुकाबले में, तो आपने जो भी खरीदारी की है उसके ऊपर कोई इनपुट टैक्स नहीं होगा। और अगर आप इस जगह पे मौजूद है कॉटेज इंडस्ट्री के मुकाबले में, तो इसका मतलब आप जो भी सामान सप्लाई करेंगे उसको अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स जैसे करते हैं वो ट्रीट करेंगे। कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो डिफाइन हुई भी है, वो डेफिनेशन को खास तौर पे आपने याद कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज ड्यू डेट इन रिलेशन टू फर्निशिंग ऑफ रिटर्न मीन्स 15th डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग। हर महीने की रिटर्न जो है वो कब जमा करानी होती है ये बताया था, यानी जनवरी की मंथ 15 फरवरी तक जमा करानी है, फरवरी की रिटर्न 15 मार्च तक जमा करवानी है, तो ये आपके पास टाइम। फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड जैसे मैं पता है 1 महीने का होता है सेल्स टैक्स लॉ में, और सच द डेट एड्स नोटिफाइड बाय द बोर्ड। सो वो अगर FBR कोई और डेट बता दे तो वो हो जाएगी। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, जो भी सूबे टैक्स लगाते हैं
और जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है उसकी बात हो रही है। टैक्स पीरियड हम स्लाइड्स पे कवर कर चुके हैं, 1 महीने का होता है। ई इंटरमीडियरी, ये बेसिकली कंसल्टेंट्स की बात हो रही है, कंसल्टेंट्स। दिस इज़ द रेड बॉक्स, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि ई इंटरमीडियरी क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो आप अपना सारे का सारा सेल्स का हिसाब किसी एक ऐसे बंदे को देंगे, इनवॉइसेस वगैरह सारी, कि जो ये जानता है कि मैंने डाटा इनपुट कैसे करना है रिटर्न बनाने के लिए। तो वो जो बंदा होगा मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज ई इंटरमीडियरी अंडर सेक्शन 52A for filing of electronic returns and such other documents as may be prescribed by the board from time to time on behalf of the person registered under section 14. So registered person, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो बिजनेसमैन है, इसको इतनी बारीकी शायद ना पता हो, इसने अपने पास अगर कोई एम्प्लॉय नहीं रखा हुआ इन कामों के लिए, तो वो फिर किसी कंसल्टेंट को कह सकता है कि जनाब आप मेरी ये सारी पोर्टल के ऊपर एंटर कर दिया करें इनवॉइसेस। तो वो जो कंसल्टेंट होगा वो कहलाएगा ई इंटरमीडियरी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको खास तौर पर याद कीजिएगा। अच्छा जी, न्यूमेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रेड बॉक्स। ये बाहर जो बना हुआ है ये ग्रीन बॉक्स है, जो अंदर बना हुआ है ये रेड बॉक्स है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बात इसमें क्या हो रही है, ये न्यूमेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट रेड बॉक्स है। इसमें बताया हुआ ये है कि बात हो रही है रेट ऑफ सेल्स टैक्स की, और 3% का जो फर्दर टैक्स है, 3% का फर्दर टैक्स, उसके ऊपर बात हो रही है। 3% का फर्दर टैक्स हम किसको चार्ज करते हैं, जब रजिस्टर्ड पर्सन सेल करता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है, और जिस वक्त जहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी, हमने ये चीज़ पढ़ी कहाँ थी, मैं ज़रा एक दफ़ा नोट्स का वो पेज यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सो ये नोट्स में थोड़ा सा जस्ट टू कनेक्ट माई टॉक टू आवर प्रीवियस डिस्कशन। सो ये हमने पढ़ा था यहाँ पे कि सप्लाईज जब आप करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन को 3% फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे, लेकिन इसके नीचे एक ग्रे बॉक्स ही बना हुआ है, उसमें क्या लिखा है, फेडरल गवर्नमेंट कैन स्पेसिफाई गुड्स ऑन विच फर्दर टैक्स नॉट टू बी चार्ज। तो अब ये रेड बॉक्स बेसिकली क्या है, ये वो आइटम्स हैं या वो ट्रांजेक्शन जिनके ऊपर फर्दर टैक्स आपको चार्ज नहीं करना। और इसमें से 2-3 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर एग्जामिनर उसको टच कर जाता है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। सो फेडरल गवर्नमेंट, ये ऊपर लिखा हुआ है, मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई द टैक्सेबल सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फर्दर टैक्स शैल नॉट बी चार्ज्ड। और ये एक ऐसा और स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर इशू किया है 2013 में, जो कि अमेंड भी होता रहा बाद में। और ये नीचे ट्रांजेक्शन्स बताई हुई है कि जिनके ऊपर आपने फर्दर टैक्स नहीं चार्ज करना। रजिस्टर्ड पर्सन किसको सप्लाई कर रहा होगा ये सारी चीज़ें, अनरजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सप्लाई टू डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स। अब जैसे आपके घर में जो बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, वो आईएसको ने या फेस्को ने या लेस्को ने, जिसने भी, लेस्को, आईएसको, फेस्को, ये तो रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन सप्लाई आपको डोमेस्टिक कंज्यूमर को कर रहा है जो कि नॉन अनरजिस्टर्ड पर्सन है, आप तो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। नेचुरल गैस सप्लाई टू डोमेस्टिक कंज्यूमर एंड सीएनजी स्टेशंस, मोटर ऑयल, डीजल ऑयल, जेट फ्यूल, कैरोसिन ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, एग्जाम में ये आ सकता है कि आपने ये इनमें से कोई चीज़ किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है, 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। गुड सेल बाय रिटेलर टू एंड कंज्यूमर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऊपर जैसे सवाल के शुरू में टाइप ऑफ बिजनेस बताया हुआ होता है, रिटेलर है, और वो एंड कंज्यूमर को कोई चीज़, एंड कंज्यूमर बताया हुआ होगा सवाल में बाकायदा कि वो एंड कंज्यूमर को अगर कोई चीज़ बेच रहा है तो वो 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग फूड, बेवरेजेस, फर्टिलाइजर्स एंड व्हीकल्स। सो सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइटम्स लिस्टेड इन थर्ड स्केड्यूल, थर्ड स्केड्यूल आइटम्स कौन से थे, रिटेल वाले, रिटेल आइटम्स, ठीक है। सो थर्ड स्केड्यूल आइटम्स अगर आप सेल कर रहे हैं और वो सेल किसको किया आपने, रजिस्टर्ड पर्सन ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड हैंड वॉर्न क्लॉथ्स, क्लोथिंग एंड अदर वॉर्न आर्टिकल्स फॉलोइंग अंडर पीसीटी हेडिंग सो एंड सो। सेकेंड हैंड वॉर्न क्लॉथ, ये बेसिकली बात हो रही है उर्फ आम में जो लंडे का जो सामान कपड़ा होता है, ठीक है। सो जो भी जूता या कपड़ा जो लंडा बाजार में आता है वो एक्चुअली होता तो इम्पोर्ट है, इम्पोर्टेड आइटम होता है,
जो इम्पोर्टेड आइटम होता है वो अगेन इसका मतलब कस्टम्स के दरवाजे से गुजर के आया है। तो जब कस्टम्स के दरवाजे से गुजरेगा तो इसका मतलब वो सारा प्रोसेस जो हमने इंपोर्ट में डिस्कस किया था कि उसका कोई ना कोई जीडी होगा, उसका बिल ऑफ लेडिंग होगा, तो वो उस जीडी के ऊपर उस आइटम की कुछ डिस्क्रिप्शन होगी। वो आइटम की डिस्क्रिप्शन हो सकता है चाइना में कुछ और हो, यूएसए में कुछ और हो, पाकिस्तान में कुछ और हो, ठीक है। तो अब उसको फिर किससे हम करते हैं, एब्रीविएट किससे करते हैं चीज़ों को। हमने कहा था जी कि सारी दुनिया ने जो है वो एक कोडिंग का सिस्टम बना लिया और जो भी आप जीडी आपकी आएगी उसके ऊपर आइटम की डिस्क्रिप्शन वर्ड्स में तो लिखी होगी, लेकिन साथ में उसका एक कोड भी होगा। ये जो कोडिंग का सिस्टम है इसको बोलते हैं एचएस कोड्स, होमोजेनाइज्ड सिस्टम ऑफ कोडिंग। सारी दुनिया ने एग्री कर लिया है कि स्वेटर को हमने एक कोड दे दिया। अब वो अगर कोड लगा तो यूएसए वाले को भी समझ आएगा कि ये स्वेटर है या ये पैंट है या ये जुराब है या ये जूता है, ठीक है। सो वो एचएस कोड्स है। ये जो एचएस कोड है ये पाकिस्तान का जो कस्टम्स का दफ्तर है वो इन एचएस कोड्स के सामने लिखता है कि इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कितनी होगी, किस कोड के ऊपर कितनी कस्टम ड्यूटी लगेगी, कितना सेल्स टैक्स लगेगा, ठीक है। ये जिस किताब के अंदर लिखा जाता है उसको बोलते हैं पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ। क्या बोलते हैं इस किताब को? पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, एग्जामिनर नहीं पूछेगा इतनी डिटेल। इसको एब्रीविएट किया जाता है किससे? पीसीटी से, ठीक है। तो बस ये इतना आपको बताया था। ये पीसीटी क्या है? ये बताया हुआ ये है कि कुछ लंडे का सामान है, सेकेंड हैंड वॉर्न क्लॉथिंग, जो इस पीसीटी हेडिंग में फॉल करते हैं। तो ये अगर रजिस्टर्ड पर्सन सेल करेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो वो फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेगा। फर्टिलाइजर्स सप्लाइज बाय स्टील मेल्टर्स, री रोलर्स, शिप ब्रेकर्स ऑपरेटिंग अंडर चैप्टर 11 ऑफ सेल्स टैक्स स्पेशल प्रोसीजर रूल्स। इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जाता है थ्योरेटिकली। शिप ब्रेकिंग बाकायदा एक बिजनेस होता है जो डेफिनेटली किसी पोर्ट पे ही हो सकता है, कराची या गवादर में। यहाँ पे आप लोगों ने इसको नहीं देखेंगे इस बिजनेस को। तो बड़ा बैरी जहाज़ का समझ लो कि कबाड़िया होता है कि वो बैरी जहाज़ जो अपनी यूजफुल लाइफ पूरी कर चुका है ये वो खरीदेगा और फिर उसको तोड़ के उसका लोहा बेचेगा, उसका सामान उतार के बेचेगा। सप्लाईज कवर्ड अंडर 5th स्केड्यूल टू सेल्स टैक्स एक्ट। इंपॉर्टेंट है। अगर 5th स्केड्यूल कौन सा था? जीरो रेटेड। सो जीरो रेटेड आइटम्स के केस में आपको, अगर आप जीरो रेटेड आइटम है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं तो सेल्स फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेगा। सप्लाईज मेड टू गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज, सप्लाई ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन शुगर, पीसीटी हेडिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। सो पीसीटी हेडिंग अगेन कस्टम्स का एक मामला है। इंपोर्ट अगर शुगर हो रही है तो वो शुगर अगर सेल की जाएगी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो चार्ज नहीं होगा फर्दर टैक्स। सो ये एक इंपॉर्टेंट बॉक्स था जी, आपने इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। खास तौर पे इसको याद करेंगे इस रेड बॉक्स को, थ्योरेटिकली भी और न्यूमेरिकली भी। नेक्स्ट रेड बॉक्स इज, बाहर वाला ग्रीन है, अंदर वाला रेड बॉक्स है। दिस इज द 5th स्केड्यूल जो आपके, सॉरी 3rd स्केड्यूल, यानी कि इन आइटम्स के ऊपर रिटेल प्राइस लिखी भी होगी और उसी रिटेल प्राइस के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। और 10 तरह की प्राइसेस अगर सवाल में दी हुई हो, सिंपल उसको इग्नोर कर देंगे आप। सो फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल, इसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे। ये एग्जाम इसमें मैं बता देता हूँ कि टेस्टिंग कभी भी आई कैप ने ऐसा नहीं किया कि आपको आइटम दे दे और आपको खुद ही से ये तलाश करना हो कि क्या ये 3rd स्केड्यूल में है या 5th स्केड्यूल में है। सो ऐसे कैप 2 पे टेस्ट नहीं करता एग्जामिनर। सो ये आइटम्स याद होने ज़रूरी नहीं है, बस पढ़ लें इसको एक दफ़ा, इंपॉर्टेंट है। कभी एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा कि 5th स्केड्यूल आइटम के या 3rd स्केड्यूल आइटम की लिस्ट जो है मुझे लिख के बताओ। ये सिर्फ आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने के लिए लिखा हुआ जाता है, कुछ आइटम्स लिख दिए जाते हैं। ये पूरा 3rd स्केड्यूल भी नहीं है, ये कुछ आइटम्स जो है इंपॉर्टेंट वो इसमें बताए हुए। ग्रीन बॉक्स है जी, इसको भी हमने स्लाइड्स पे कवर किया हुआ है। अच्छा जी, थ्योरेटिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। थ्योरेटिकली पहले मैं एक केस यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। केस ये है कि आपको पता है कि इनकम टैक्स जो है उसमें हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था, कौन सा?
विदहोल्डिंग, यानी कि मिस्टर ए बी को सेल्स कर रहा है, तो पैसे किसने देने हैं? कैश या बैंक से पैसे किसके पास से आएंगे? इधर आएंगे ना, ठीक है। तो टैक्स विदहोल्ड कौन करेगा? विदहोल्ड ये करेगा, यानी 100 रुपए की चीज पे अगर 10% का विदहोल्डिंग है तो ये 90 रुपए इसको देगा और 10 रुपए किधर जमा करा देगा? एफबीआर के पास। ठीक होगी बात। अगर इनकम टैक्स लॉ के लिए प्रोसेस ये है कि अगर इसने 10 की जगह 15 विदहोल्ड कर ली और एफबीआर के पास जमा करा दिए, नहीं सॉरी, अभी विदहोल्ड किए हैं, अपने पास विदहोल्ड किए हैं और इसको 85 पे कर दिए, तो कितना ज्यादा विदहोल्ड कर लिया? कुछ ज्यादा विदहोल्ड कर लिया ना, 5 रुपए। तो इनकम टैक्स का कानून ये कहता है कि जो आपने विदहोल्ड कर लिया किधर जमा कराए, उसको वापस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनकम टैक्स का कानून ये कहता है। सेल्स टैक्स का कानून ये नहीं कहता। सेल्स टैक्स क्या कहता है? सेल्स टैक्स ये कहता है ए ने बी को सेल्स किया, 100 रुपए की चीज थी, 17 रुपए सेल्स टैक्स चार्ज होना था, 117 रुपए की चीज सेल कर दी। ठीक है जी। लेकिन गलती ये हो गई कि ये तो सही ट्रांजैक्शन था, लेकिन आपने गलत काम क्या कर दिया? कर ये दिया कि 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए सेल्स टैक्स चार्ज करके 120 का बिल इसको भेजा और इसने आपको 120 अदा कर दिया। अभी हम इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे, इसलिए मैं अभी इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग को बीच में कंफ्यूज नहीं कर रहा, सेल्स टैक्स की हम बात कर रहे हैं। तो अब ये जो 120 मिस्टर ए के पास आए हैं, इसका क्या करेगा? ये 100 रुपए ये अपने पास रखेगा, ये ए के हैं, और 20 रुपए को क्या करेगा? एफबीआर को देगा ना। ठीक है। तो अब सवाल ये है कि कितने ज्यादा ले चुका है ये, कितने ज्यादा पैसे उससे कलेक्ट कर लिए? होने कितने थे? एक्चुअली कलेक्ट होने थे 17, ऐसे ही है ना। कर कितने लिए आपने? 20। इसका मतलब आपने कुछ ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए। कितने हैं? 3 रुपए। तो क्या आप 3 रुपए बी को वापस कर दें या एफबीआर को जमा करा दें? सवाल ये है। तो क्वेश्चन मार्क इज कि ये जो 20 मिस्टर ए ने लिए हैं बी से, इसमें 3 रुपए गलत आ गए हैं, 17 रुपए आने चाहिए थे। ये 3 क्या बी को वापस कर दिए जाए या ना किए जाए? तो इसका आंसर क्या है? आंसर ये है कि ये देखा जाएगा कि क्या बी ने वो सामान आगे सी को तो नहीं बेच दिया और उसको वो सेल्स टैक्स आगे चार्ज तो नहीं कर दिया। ठीक है। अगर तो बी के पास ही अभी सामान पड़ा हुआ है तो 3 रुपए इसको वापस कर दो, लेकिन अगर बी ने आगे वो सामान किसी और को पेल दिया और उससे अपना टैक्स रिकवर करके अपना जेब पूरी कर ली, तो आप ये किसको दे दो? एफबीआर को दे दो। ठीक है जी। एक्सेस कलेक्शन ऑफ एक्सेस टैक्स के बारे में सेल्स टैक्स की प्रोविजन ये है। तो हम इस बॉक्स को जरा पढ़ते हैं। एनी पर्सन हु हैज कलेक्टेड or collects any tax or charge, whether under misapprehension of any provision of this act or otherwise, which was not payable as tax or charge, or which is in excess of the tax or charge actually payable, and the incidence of which has been passed on to the consumer, और उसका इंसिडेंस आगे कंज्यूमर पे चला गया हुआ है, यानी सी को, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी इसमें सी को, shall pay the amount of tax or charge so collected to federal government। तो अगर तो इसका इंसिडेंस ट्रांसफर हो चुका है आगे सी को, तो फिर तो ये आप किसको दे दें पैसे? एफबीआर को दे दें, फेडरल गवर्नमेंट को दे दें। एनी अमाउंट पेएबल टू फेडरल गवर्नमेंट शैल बी डीम्ड टू बी एन एरियर ऑफ टैक्स और चार्ज पेएबल अंडर दिस एक्ट एंड शैल बी रिकवरेबल अकॉर्डिंगली, एंड नेम नो क्लेम फॉर रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट शैल बी एडमिसिबल। और ये जो अमाउंट है ये बिल्कुल एफबीआर की मलकियत है, चूंकि आपने इंसिडेंस किसको ट्रांसफर कर दिया? कंज्यूमर को। तो इसलिए ये एफबीआर की मलकियत है, ये पैसे, ये अब इसका कोई ना रिफंड होगा जो आपने गलत चार्ज किया, ना उसका कोई इनपुट होगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द इंसिडेंट ऑफ टैक्स और चार्ज हैज बीन और हैज नॉट बीन पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर शैल बी ऑन द पर्सन कलेक्टिंग द टैक्स और चार्ज। और ये किसने साबित करना है कि कंज्यूमर को ये बर्डन ट्रांसफर हुआ है या नहीं? ये किसने साबित करना है? इसने। बर्डन ऑफ प्रूफ ये साबित करने की सारी जिम्मेदारी किसकी है?
जिसने ये कलेक्ट किया था। ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो फिर अगर कोई केस खुलेगा तो इसने फिर साबित करना होगा कि जनाब ये इंसिडेंस क्योंकि सी को ट्रांसफ़र हो गया था तो इसलिए मैंने 3 रुपये बी को वापस कर दी, और सॉरी इन सी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ था तो इसलिए मैंने बी को वापस कर दी। तो इसलिए इसके लिए सेफ क्या होगा कि भाई मुझे नहीं पता, हो सकता है हुआ है या नहीं हुआ, मैं तो एफबीआर को दे रहा हूँ, ठीक है। सो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इसके ऊपर रखा हुआ। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जी, इसको खास तौर पे आप याद रखेंगे। फिफ्थ स्केड्यूल कौन से थे जी? जीरो रेटेड, और ये एक्सपोर्ट की बात नहीं हो रही बल्कि लोकल सेल्स की बात हो रही है। इसमें ये जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स एंड गुड्स फॉर फर्दर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अगर आप कोई सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी एक रजिस्टर्ड पर्सन की ही बात हो रही है, डेफिनेटली वो सेल कर रहा है किसी और रजिस्टर्ड पर्सन को, टैक्सेबल सप्लाईज है, लेकिन वो ना तो वो सप्लाई एग्जेम्प्ट है सो रजिस्टर्ड पर्सन कोई सामान सप्लाई कर रहा है किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को, जिस पे यूजुअली 17% सेल्स टैक्स चार्ज होता है। लेकिन अगर यही रजिस्टर्ड पर्सन किसी ऐसे इलाके में अपनी फैक्ट्री बनाई हुई है इसने, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। सो ये पाकिस्तान में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी है जिसने कुछ जोन्स डिफाइन किए हुए हैं जहाँ पे एक्सपोर्टर को कुछ सहूलियात मैसर हैं कि वो आए और अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वहाँ लगाए, वहाँ से उसको एक्सपोर्ट करने में हम आसानी देंगे। सो अगर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इस इलाके में ये रजिस्टर्ड पर्सन जाके काम कर रहा है तो अब यही 17% वाला सामान कितने परसेंट पे जाएगा? इसको जीरो रेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसने फिर आगे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करेगा तो वो जीरो रेटेड है, तो फिर दोबारा ये इसका रिफंड ही लेगा ना ये बंदा, क्योंकि इसकी ये परचेज है, एक्सपोर्ट इसकी सेल है। सेल तो है ही जीरो रेटेड 0% से, तो फिर इस परचेज पे अगर 17% चार्ज हुआ होगा तो रिफंड लेने फिर वो पैसा उसका सर्कुलेशन में रहेगा ना। तो अगर आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में है तो आपको एक समझे ये आसानी भी है कि आप जो खरीदारी करते हैं रॉ मटेरियल की वो किस रेट के ऊपर आती है आपके पास, यानी पैसे आपको कम अदा करने पड़ते हैं अपनी परचेज के ऊपर, कैश फ्लोज बेहतर हो जाते हैं आपके। दूसरी चीज़ ये मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए बता चुका हूँ, गुड्स एग्जेम्प्टेड इफ एक्सपोर्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, यानी अगर कोई आइटम 6 स्केड्यूल में लिखा तो हम उसको बोलते हैं तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट आइटम। लेकिन अगर यही आइटम मैं क्या कर दूँ, एक्सपोर्ट कर दूँ, तो फिर वो क्या हो जाएगा, जीरो रेटेड हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट आइटम नहीं रहेगा, वो टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगा और जीरो रेटेड हो जाएगा। ये रेड बॉक्स में मैंने लिखा है जो कि डिफरेंस है बिटवीन जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट सप्लाईज। इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, आप एक दफ़ा पढ़ेंगे सारी बात समझ आएगी। बट इम्पॉर्टेंट, ये 4-5 नंबर का एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि फ़र्क बताओ जीरो रेटेड में और एग्जेम्प्ट सप्लाई। रजिस्ट्रेशन, ये जो मैंने आपसे वीडियो शेयर किया है सेल्स टैक्स का, उसमें मैं ये सारे मामला जिसको मैंने कोई बॉक्स नहीं लगाया हुआ, डी रजिस्ट्रेशन, ब्लैक लिस्टिंग, सस्पेंशन, ये मैं सारा मैं आपको वीडियो में दे चुका हूँ। ग्रीन बॉक्स, येलो बॉक्स, जस्ट रीड इट, ग्रीन बॉक्स, ग्रीन एंड येलो, ग्रीन बॉक्स, येलो एंड ग्रीन बॉक्स, येलो, ग्रीन, रेड बॉक्स। अच्छा, ये थियोरेटिकली आपसे पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकली तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। You just read it and ask you question on this। आप इसको पढ़ेंगे, तरीका बताया हुआ है कि रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स, इसका एक प्रोसीजर बताया हुआ है, तो इसमें मुश्किल नहीं है, बस प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, इसको आपने खास तौर पर तरह पढ़ना है, उसको याद भी रखना है। कोई क्वेश्चन हो तो वो फिर आप मुझसे पूछेंगे कमेंट्स में, वीडियो के कमेंट्स में पूछ लेना या फिर व्हाट्सएप में पूछ लेना। रिकवरी ऑफ शॉर्ट पेड अमाउंट विदाउट नोटिस, अगर कोई टैक्स की अमाउंट रिकवर करना हो, इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली पढ़ लेंगे इसको, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। रिटर्न्स एंड रिकॉर्ड्स, अच्छा जी, रिटर्न जैसे कि आपको पता है आपने हर महीने की 15 दिन के अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करवानी है।
A registered person required to furnish return under section 26 may apply in writing to the commissioner for extension. Application for extension may be made by the due date. ये हमेशा आपने बात याद रखनी है कि हमेशा जब भी आपने किसी भी चीज़ की एक्सटेंशन लेनी हो ना, तो उसके लिए जो दरख्वास्त देनी होती है इनकम टैक्स सेल्स टैक्स लॉ दोनों में, वो उस चीज़ की, यानी ये नहीं है कि अगर 15 तारीख ड्यू थी तो आप 17 या 18 को आपको कोई पूछे तो आप कहें जी मुझे एक्सटेंशन दे दें, ऐसे नहीं। 15 से पहले पहले आपने एक्सटेंशन की दरख्वास्त देनी है, अदरवाइज वो फिर उसके वो फाइन हैं, पेनल्टीज़ हैं, आपको डिफ़ॉल्टर तस्वर किया जाएगा। अच्छा जी, सो इसमें कुछ रीजंस बताएंगे कि जिसकी वजह से आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। नंबर 1 इज़ एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, सिकनेस और अदर मिस एडवेंचर और एनी अदर रीजनेबल कॉज। इनमें से कोई वजह अगर हो तो आपको एक्सटेंशन दी जा सकती है रिटर्न की। सो ये रीजंस इंपॉर्टेंट है, ये रीजंस आर इम्पॉर्टेंट कि किन वजूहात की बिना पे आपको एक्सटेंशन आप मांग सकते हैं। तो ये 3-4 नंबर का सवाल आपसे आ सकता है। अच्छा जी, एक्सटेंशन जो है वो 15 दिन से ज़्यादा की नहीं मिलेगी आपको, और अगर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी तो आप चीफ कमिश्नर को दरख्वास्त दे सकते हैं जो कि आपको मज़ीद एक्सटेंशन दे सकता है। जब भी आपको एक्सटेंशन मिलेगी तो उसके ऊपर एक मार्कअप चार्ज होगा जिसका नाम होता है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। यानी एक मैंने रिटर्न जमा करवानी थी जनवरी की, कब तक जमा करवाऊंगा इसको? 15 फरवरी तक। 15 फरवरी तक अगर जमा नहीं करवाता, एक्सटेंशन ले लेता हूँ, तो इसका मतलब कुछ पैसा है ना जो गवर्नमेंट को देर से मिल रहा है। रिटर्न के साथ तो आपने टैक्स जमा करवाना था, तो ये एक्सटेंशन का जो टाइम है इस दौरानिए का आपको कुछ मार्कअप चार्ज होगा। टैक्स लॉ में उसका नाम है, उस मार्कअप का नाम रखा हुआ है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। सो अगर आपकी ड्यू डेट पे आप अपने सारे टैक्सेस अदा कर देते हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज कुछ भी अदा नहीं करना। लेकिन अगर आप इसके बाद अदा करते हैं, डिले करते हैं, तो फिर इसका मतलब आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज अदा करना है। अगर तो आपने एक्सटेंशन ली है, परमिशन ली है कि जनाब मैं 10 दिन बाद 15 दिन बाद कर दूंगा ये, तो फिर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज तो लाजमी देना है। लेकिन अगर आपने डबल गुनाह कर दिया, एक्सटेंशन भी नहीं ली और टाइम पे जमा भी नहीं करवाया, तो फिर आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी देना होता है और साथ में एक पेनल्टी भी अदा करनी होती है। पेनल्टी उस सूरत में नहीं होती जब आपने परमिशन ले ली हो, एक्सटेंशन ले ली हो, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के बारे में ये कानून याद रखें कि ये एक मार्कअप की अमाउंट है जो लाजमी आपको पे करनी है जब भी आप डिले करेंगे किसी भी टैक्स की पेमेंट, चाहे वो सेल्स जी। अगर आपने एक्सटेंशन ली उसमें भी आपने नहीं पे किया तो फिर तो डिफ़ॉल्ट हो गया ना। फिर आप अगर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 20 साल बाद फर्स्ट करो, आप कहते हैं जी मैं अब अदा कर देता हूँ, एक मिसाल के तौर पे हम हाइपोथेटिकल बात करें ना, वरना तो 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में वैसे ही आप डी रजिस्टर और ब्लैक लिस्टिंग पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, अगर आपने 6 महीने तक रिटर्न ही नहीं जमा करा रहे। लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि आप जितनी देर करेंगे टैक्स देने में उतना आपको डिफ़ॉल्ट से चार्ज तो देना ही पड़ेगा। और फिर पेनल्टी का एक टेबल है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो पेनल्टी के चैप्टर में सेल्स टैक्स लॉ में लिखा हुआ है कि किस जुर्म की क्या सज़ा है, ठीक है, तो साथ में वो पेनल्टी भी अदा करनी है। येलो बॉक्स स्लाइड्स पे डिस्कस हो चुका है, तो ये कुछ डेट्स की डिटेल है जी, पढ़ लेंगे आप, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेट्स पूछी जा सकती हैं। अच्छा, ये जो रिकॉर्ड्स वाला एरिया है, अब चूंकि आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, अगेन इसको भी यू विल जस्ट रीड इट। ये सारी चीज़ें पढ़ के मैं आपको क्या बताऊंगा कि लेजर क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है, लेजर में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या लिखा जाता है। सो आई विल नॉट रीड एंड एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम, आप इसको पढ़ लेंगे कि जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। अगेन जिसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स है जी, रेड वाला, ये आपको अभी याद कर लो इसको, अभी याद कर लो इसको। रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड, कितने अरसे तक आपको रिकॉर्ड को अपने पास संभाल के रखना है, कितना बताया है? 6 ईयर्स। पढ़ते हैं ज़रा। पर्सन शैल रिटेन द रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। 6 ईयर्स को हाईलाइट कर दिया हमने।
after the end of the tax period to which such record document relate, or till the final decision in any proceedings, including proceedings for assessment, appeal, revision, reference, petition, and any other proceedings before an alternate dispute resolution committee. So दो बातें हो गई जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अभी याद कर लें इसको. नंबर 1 ये, पहली बात ये कि जिस भी टैक्स पीरियड, फॉर एग्जांपल जनवरी 2022 की अगर हम बात करें तो इसका रिकॉर्ड जनवरी 2022 ख़त्म होने से टाइम शुरू हो जाएगा और 6 ईयर्स तक आपने संभाल के रखना है, ये आप पे लाजम. और अगर किसी भी टैक्स पीरियड से मुतल्लिक आपका कोई केस चल रहा है, चाहे वो अपील है टू द कमिश्नर इनकम टैक्स अपील्स, एपलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो जहाँ पे भी आपका कहीं पे भी केस चल रहा है, तो जब तक ये केस कंक्लूड नहीं होता तब तक भी आपने अपना रिकॉर्ड महफूज रखना है अपने पास. ठीक है. सो दो बातें इंपॉर्टेंट है, 2-3 नंबर का पूछा जा सकता है आपसे कि रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड की प्रोविजंस क्या है. ये नीचे एक रेड बॉक्स है जी, ड्राइंग ऑफ सैंपल्स, थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है. ड्राइंग ऑफ सैंपल्स का पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. है क्या है ये कि जैसे मैंने बात की ना कि HS कोड्स की एक बहुत लंबी तफसील है. PCT हेडिंग्स के अंदर आप जाएं, आपको समझ नहीं आएगी कौन सी क्या चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि ज़्यादा सारी दुनिया में आइटम जो इतना ज़्यादा है ना, ये केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आपने अगर एक एसिड इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है या व्हाटएवर एसिड है. ठीक है. तो ये पता कैसे चलता है इन सारी चीज़ों का कि अगर एक एसिड पे डिफरेंट रेट ऑफ ड्यूटीज़ है और टैक्सेस है और दूसरे पे एक डिफरेंट रेट ऑफ ड्यूटीज़ और टैक्सेस है, और मैं आप पाकिस्तान से बाहर बैठे, मैं आपसे मंगवा रहा हूँ सामान पाकिस्तान में, मैं आपसे कहता हूँ यार ऐसा करो, यहाँ पाकिस्तान में इस चीज़ पे ड्यूटी कम है, तुम सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख देना, तो ज़रा मुझे ड्यूटीज़ बच जाएंगी, टैक्सेस बच जाएंगी. या मेरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी, हम लोकल कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कुछ टैक्स की छूट है किसी एक आइटम पर और दूसरे पे नहीं है, तो अब ऐसी सूरत में आप FBR के पास क्या रास्ता है? FBR के पास रास्ता ये है कि अगर उनको किसी चीज़ के ऊपर डाउट है तो वो आपसे कहेंगे भाई जो भी सामान आप इंपोर्ट कर रहे हैं या आप अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एसिड मैन्युफैक्चर करता हूँ, लेकिन वो एसिड मैन्युफैक्चर करता हूँ जिस पे टैक्सेस हैं, लेकिन मैं सेल करते हुए बताना चाहता हूँ कि ये कोई और एसिड है जिस पे टैक्सेस नहीं है, तो इसका मतलब मैं एक्चुअली आई एम मैनिपुलेटिंग माई डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स जस्ट टू अवॉइड सम टैक्सेस. ये है मसला जिसका हल किस में है? ड्राइंग ऑफ सैंपल्स में. कि FBR का एक बंदा आएगा और आके आपसे कहेगा भाई ये जो सामान बेच रहे हो इसका एक सैंपल हमें दो, हम इसका लैब टेस्ट कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है. सो होगा क्या कि आपका जो भी सामान तिजारत है, जो भी आप सेल परचेज करते हैं, तो FBR से एक बंदा आएगा आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे और आके गए भाई जो भी चीज़ बना रहे हो उसका एक सैंपल ले आओ, और वो मैं ले जाके टेस्ट कर लेता हूँ. अब इसको ये फिक्र होगी कि यार लेके तो फर्ज करें ये ईमानदार आदमी है और ये बंदा ठीक नहीं है, तो ये ले जाके टेस्ट करके रिपोर्ट वो ले आता है जो एक्चुअली वो एसिड ही नहीं है. दोनों तरफ बेईमानी हो सकती है ना. तो इसका हल क्या होगा? इसका हल ये होगा कि ये जो सैंपल होगा, एक सैंपल होगा जिसमें से आधा ये ले जाएगा, आधा ये रख लेगा. जो इसके पास आधा होगा उसके ऊपर ये दोनों साइन करेंगे, ये दोनों बंदे, और इसके ऊपर भी ये दोनों बंदे साइन करेंगे. ठीक है. कि अगर ये वापस आके फर्ज करें कि ये वापस आकर कहता है कि भाई ये तो वो वाला एसिड है जिसके ऊपर टैक्स है, तो इसके पास तो अपना सैंपल पड़ा है ना कि मैंने कौन सा सैंपल दिया था, तो कहेगा नहीं भाई आप गलत कह रहे हैं. ठीक है. तो ये ड्राइंग ऑफ सैंपल्स के अंदर ये थोड़ी सी एक कहानी बताई हुई है. तो प्रोविजन ऑफ लॉ तब समझ आती है जब आपको पता हो कि किस चीज़ को करने के लिए. एन ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू इफ कंसिडर्ड नेसेसरी मे टेक अ सैंपल ऑफ एनी goods or raw materials for the purpose of determining the liability to tax, sales tax for a registered person, or for the purpose of establishing value of goods, or for any other reason. So बहुत सारी वजूहत हो सकती है इसकी वजह से वो सैंपल ड्रॉ कर सकता है. The sample drawn shall be a minimum quantity. कोशिश करनी है कम अज कम सैंपल आपसे लिया जाए of goods or raw materials sufficient to enable a proper examination or analysis to be made. ठीक है. अब ऐसे नहीं है कि अब आप
टोयोटा के पास चले जाएं कि भाई हमने चेक करना है कि गाड़ी बना रहे हो या ट्रक, तो ज़रा 2 गाड़ियाँ हमें दे दो, तो ऐसा नहीं। सो दैट शुड बी अ मिनिमम क्वांटिटी, और सिर्फ आपकी जो टेस्टिंग है उसका पर्पस पूरा करता हो, ये FBR पे लाजिम है कि जो भी सामान ले वो इस तरह से। एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ सैंपल द पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स शैल बी इन्फॉर्म्ड एंड गिवन द अपॉर्चुनिटी टू साइन द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स सो ड्रॉन एंड टेक अ कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल फॉर हिज ओन रिकॉर्ड। ठीक है, दोनों के पास एक ही जैसा सैंपल हो, दोनों उसको साइन कर लें। एनी सैंपल टेकन एज अबव शैल बी टेकन अगेंस्ट अ प्रॉपर रिसीट, अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ विच शैल बी केप्ट इन रिकॉर्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। और FBR के बंदे से बाकायदा उसकी रसीद लेगा कि जनाब आपने मेरे से ये सैंपल लिया है। एंड द लार्ज टैक्स पे यूनिट और रीजनल टैक्स ऑफिस एज द केस में भी, और उसकी बाकायदा रसीदें जो हैं वो इस FBR के दफ्तर में जमा भी कराई जाएंगी। ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट अगर आर्म लेंथ पे नहीं है तो बिल्कुल FBR के पास पावर है कि वो इसको देख सकता है। ओके, सो दीज आर थ्योरेटिकल एरियाज ऑफ सेल्स टैक्स। आई थिंक सेल्स टैक्स में अब हम कंफर्टेबल हैं। 2-4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ख़ासतौर पे याद करेंगे आप। अब हमारा जो 10-15 मिनट का ब्रेक करते हैं, तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करने, आगे क्लास तो नहीं है ना किसी की, बस ठीक है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ।